गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब अपन बात करते हैं टाइप ऑफ और रिएक्शन कि कितने प्रकार की रिएक्शन होती है। उसमें होते हैं अपन ऑर्डर के बेसिस पे डिफरेंशिएट करेंगे। एक होती है जीरो ऑर्डर, एक होती है फर्स्ट ऑर्डर, एक होती है सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। इस प्रकार से रिएक्शन को ऑर्डर के हिसाब से बांटा गया है। अगर अपन जीरो ऑर्डर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन को वरी करने के बाद भी जो रिएक्शन का रेट होता है वो वरी नहीं होता। मतलब reaction in which the reaction rate is not affected by the change in concentration of all reactant। मतलब उस रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन को वरी करने के बाद भी जो रिएक्शन का रेट है वो चेंज नहीं होता। इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती है उनको बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर अपन एक रिएक्शन की बात करें जिसमें एक रिएक्शन है ए से पी बन रहा है, प्रोडक्ट पी बन रहा है, उसमें जो रेट कांस्टेंट है वो के है। अगर अपन इसकी रेट की बात करें तो रेट होगा माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के कंसनट्रेशन ऑफ ए की पावर जीरो इज इक्वल टू के। कंसनट्रेशन ऑफ ए की पावर जीरो का मतलब है कि इस रिएक्शन में जो रेट है वो ए की कंसनट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। कितने भी ज़्यादा हो कितने भी कम हो, चेंज करने के बाद भी जो रिएक्शन का रेट है वो चेंज नहीं होता। जिसके कारण यहाँ पे ए की पावर जीरो लिखा है रेट लॉ के हिसाब से अपने इज इक्वल टू के। अब आएगा माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के, तो यहाँ पे डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अब अगर हम अपन बात करें कि स्टार्टिंग में अपने पास जो ए है वो 100% था। स्टार्टिंग में ए था, ए नोट के रूप में लिखते हैं इसको। तो जब स्टार्टिंग में जब रिएक्शन स्टार्ट हुई थी तो अपने पास केवल के रिएक्टेंट थे, प्रोडक्ट था ही नहीं। प्रोडक्ट नहीं था तो अपन बोल सकते हैं कि जब टी इज इक्वल टू जीरो था तो ए की जो मात्रा है वो ए नोट है और जो प्रोडक्ट की अमाउंट है वो है जीरो। अब कुछ टाइम बाद में बात करते हैं टी इज इक्वल टू टी टाइम पर, तो उसमें जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन ए हो जाती है और जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन एक्स हो जाती है। मतलब ए की वैल्यू होगी वो ए नोट माइनस एक्स होगी। जितना प्रोडक्ट बना है उतना ही रिएक्टेंट की मात्रा कम हुई है। ठीक है। अगर अपन बात करें जीरो ऑर्डर रिएक्शन में तो जो रिएक्शन की रेट है वो कंसंट्रेशन के ऊपर तो डिपेंड करती नहीं है। ठीक है। फिर भी कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जिस उसमें कुछ फैक्टर को चेंज करने के बाद रिएक्शन जो होती है उसको अपन फास्ट कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। कुछ और भी फैक्टर होते हैं जिनके ऊपर जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो डिपेंड करती है। जैसे मान लो अपन कोई एक रिएक्शन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसमें कंसंट्रेशन चेंज करने के ऊपर बाद में तो जो रेट लो है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उसमें अपने कैटलिस्ट मिलाया है तो अगर कैटलिस्ट के अमाउंट को अपन वेरी करेंगे तो जो रिएक्शन का रेट है वो भी वरी हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दूसरा अगर अपन बात करें तो रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन है, उसमें अगर अपन जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी को वेरी करेंगे तो जो रिएक्शन का रेट है वो भी वेरी होगा। इंटेंसिटी बढ़ने पर जो रिएक्शन का रेट है वो भी बढ़ेगा। तो अपन बोल सकते हैं कि द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय अदर लिमिटिंग फैक्टर। मतलब जब कंसंट्रेशन चेंज करने पर रिएक्शन का रेट चेंज नहीं होता, कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं जैसे कि अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट और द इंटेंसिटी ऑफ लाइट अब्जॉर्ब्ड इन ए फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर जो लाइट अब्जॉर्ब हुई है उसकी अपन तीव्रता देखेंगे, उसकी इंटेंसिटी देखेंगे, उसके हिसाब से अपन जो रेट है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे अपन बात करें H2 प्लस Cl2 से HCl बनाया, ये अगर विदाउट लाइट के प्रेजेंस में करें तो क्या होता है, ये स्लो रिएक्शन होती है। लेकिन अगर अपन इसके प्रकाश की प्रेजेंस में करें, लाइट के प्रेजेंस में करें, तो ये जो रिएक्शन है वो फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी है जो अचन्यू है उसको बढ़ाएंगे तो रिएक्शन की रेट है वो बढ़ जाएगी। दूसरी अगर अपन बात करें इसी चीज़ को आगे बढ़ाएं तो डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी होगा। माइनस के डी टी, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और इंटीग्रेशन का साइन लगाने के साथ साथ उसकी लिमिट लगाएंगे। अपन बात करें तो अपने पास स्टार्टिंग में तो ए नोट था और कुछ टाइम के बाद में जो रिएक्टेंट है वो ए हो गया, तो लिमिट लगाएंगे ए नोट से लेके ए तक, नीचे से स्टार्ट करेंगे ए तक जाएंगे। किसका इंटीग्रेशन करना है? डी ए का। इज इक्वल टू माइनस के कॉन्स्टेंट है के को बाहर रखा और डी टी का अपने इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन क्या कहाँ तक करना है? जीरो से लेकर टी, स्टार्टिंग में जीरो था, से लेके टी टाइम तक, तो इसकी लिमिट होगी जीरो से टी डी टी। ठीक है। अब अगर अपन डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो डी ए का इंटीग्रेशन होगा ए और इसके ऊपर लिमिट लग जाएगी ए नोट से ए। फिर स्टार्टिंग में पहले अपन ए लिखेंगे माइनस नीचे वाली लिमिट लिखेंगे, पहले अब ऊपर लिमिट फिर बाद में लोअर लिमिट। इसी प्रकार यहाँ पे होगा माइनस के टी डी टी का टी होगा और लिमिट होगी जीरो से टी। तो यहाँ पे तो लिखेंगे पहले ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ए माइनस ए नोट, और यहाँ पे अपर लिमिट लिखेंगे तो माइनस के टी माइनस जीरो, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है तो माइनस के टी लगा देंगे। अब अगर अपन बात करें के टी के बराबर करने की तो के टी माइनस का दोनों तरफ गुणा करेंगे तो आ जाएगा ए नोट माइनस ए। ये है इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इसके बाद में अपन इसके ग्राफ और जो हाफ लाइफ है उसकी बात करेंगे।
अब दोस्तों अपन बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ के बारे में। हाफ लाइफ को अपन टी हाफ से डिनोट करते हैं। पहले अपने पास एक इक्वेशन थी के टी इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए। यहाँ पे ए नोट है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए है टी टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एक्स है जो प्रोडक्ट बना है उसकी अमाउंट, या दोनों का जो डिफरेंस है वो एक्स के इक्वल होगा। अगर अपन हाफ लाइफ की बात करें तो हाफ लाइफ उस टाइम को बोलते हैं इसमें जो रिएक्टेंट है वो 50% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उस टाइम को बोलते हैं टी हाफ। अगर टी इज इक्वल टू टी हाफ है तो क्या होगा कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो आधी हो जाती है, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू ए नोट बाई टू, तो यहाँ पे लिखेंगे टी की जगह टी बाई टू और ए की जगह ए नोट बाई टू। तो क्या होगा के टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए नोट बाई टू। ए नोट में से ए नोट हाफ गया तो क्या बचा, ए नोट बाई हाफ बचा, ए नोट बाई हाफ बचा। इसी को अपन के नीचे आ जाएगा तो इसको लिखेंगे टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट बटे टू के। कल वाली जो अपने लिखा था जनरल इक्वेशन के अंदर, उसमें अगर वैल्यू लिखेंगे तो भी सेम वैल्यू आएगी। टी हाफ की जो अपने इक्वेशन की थी ना, वन बाई के एन माइनस वन, टू की पावर एन माइनस वन अपॉन ए नोट की पावर एन माइनस वन, उससे भी सेम का सेम ही आएगा। अब अगर अपन ग्राफ की बात करेंगे, एक तो इसके ग्राफ के, दूसरा जो रेट होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, उसमें क्या होता है वो केवल कॉन्स्टेंट के बराबर होता है, उसमें जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसके अलावा अगर अपन बात करें इसी रिएक्शन के लिए तो यहाँ पे क्या होगा, ए इधर इस साइड में जाएगा तो ए नोट माइनस के टी। अब इनके बीच में ग्राफ देखेंगे तो क्या होता है, अगर अपन पहला ग्राफ देखें तो टी हाफ, पहले अपन देख लेते हैं कैसे ग्राफ होता है। अपने पास एक लीनियर इक्वेशन के लिए एक इक्वेशन होती है लीनियर ग्राफ के लिए एम एक्स प्लस सी। इसमें क्या होता है, जो y है उसको अपन y एक्सिस पे लेते हैं, अपने पास x है उसको x एक्सिस पे लेते हैं, और अपने पास जो c है वो होता है कांस्टेंट इंटरसेप्ट। अगर यहाँ पे कोई c की वैल्यू होगी इक्वेशन के हिसाब से, जब अपन कंपैरिजन करेंगे तो अगर c की वैल्यू होगी तो मतलब है वो ग्राफ जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, 0,0 सेंटर से स्टार्ट नहीं होगा, वो या तो ऊपर से स्टार्ट होगा या नीचे से स्टार्ट होगा। अगर c की वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ, जैसे ये ग्राफ है, अगर सी की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ यहाँ से मतलब जीरो से ऊपर से स्टार्ट होगा। अगर ग्राफ की वैल्यू नेगेटिव है, सी की वैल्यू नेगेटिव है तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, ये ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, इसकी ऊपर बात करेंगे। अब अगर अपन बात करें एक्स है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, जो इनके मल्टीप्लाई में एम है उसी के आगे जो प्लस माइनस वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मान लो अपने एक्स एक्सिस के ऊपर ले रहे हैं जेड को, एक्स एक्सिस के ऊपर ले रहे हैं ए को, ठीक है, और ये पूरा कुछ इस प्रकार से है माइनस टू ए, तो यहाँ पे जो माइनस टू है वो वैल्यू होगी एम की और ए है वो वैल्यू होगी एक्स की। तो जब अगर एम की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर एम की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ जाएगा ऊपर की ओर, अगर एम की वैल्यू नीचे है माइनस है तो ग्राफ जाएगा नीचे की ओर। एम होता है यहाँ पे स्लोप, ढाल, किसी ग्राफ का ढाल होता है एम। तो इन सभी को इस रिएक्शन से कंपेरिजन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो y होगा y को एक साइड में लेंगे, उसको अपन y एक्सिस पे लेंगे, बाकी एम एक्स प्लस सी को एक साइड में लेंगे। अगर वहाँ पे दो ही पद है y और एम एक्स वाला तो c जीरो मानेंगे, जो ग्राफ है वो सेंटर से स्टार्ट होगा। अगर अपन पहले इक्वेशन की बात करें तो टी हाफ और ए नोट के बीच में ग्राफ बनाएं तो क्या होगा, ये है y एक्सिस के ऊपर टी हाफ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेरिजन कराना है। तो एम एक्स प्लस सी ये है, ए नोट है x तो वन बाई टू के है m, और प्लस में जीरो है वो है c। तो अगर प्लस में कुछ भी नहीं है c जीरो है तो नॉर्मल सी बात है वो अपना ग्राफ होगा वो सेंटर से स्टार्ट होगा। x एक्सिस पे आपने लिया है कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट, तो इसका में जो स्लोप है वो है वन बाई टू के, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ सीधी सी बात है ऊपर जाएगा, और उस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्लोप होगा वन बाई टू के। अगर दूसरे की बात करें अपन, दूसरे में अपने पास है रेट इज इक्वल टू के। अगर अपन रिएक्शन के रेट और कंसंट्रेशन के ऊपर ग्राफ बनाएं, रेट का कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन के साथ ग्राफ बनाएं तो क्या होता है, के है वो कांस्टेंट है वो स्लोप होगा, तो यहाँ पे ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता वो, ठीक है। अब अगर अपन बात करें ये के कांस्टेंट है, एम एक्स वाला यहाँ पे पोजीशन नहीं है, मतलब ए नोट है, ए नोट वाला है नहीं, ये अपन इस प्रकार से लिखते हैं जीरो इंटू ए नोट, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। तो जीरो से या ये के से स्टार्ट होगा, इसमें स्लोप है नहीं तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर अपन तीसरी इक्वेशन की बात करें तो ए इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। यहाँ पे अपन ग्राफ बनाते हैं ए और टी के बीच में, तो जो ए नोट है अब इसको कंपेरिजन करवाना है, वही बराबर एम एक्स प्लस सी से,
ठीक है। तो सी अपना क्या है, ए नोट। तो सी क्या होता है, इंटरसेप्ट, मतलब ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे ये है ए नोट। अपन ए और टी के बीच में ग्राफ बना रहे हैं, तो यहाँ पे जो माइनस के है वो इस ग्राफ का है स्लोप। माइनस के है तो के आएगा नीचे की साइड में, जो स्लोप है, जो ढाल है ग्राफ का, वो नीचे की साइड में आएगा, तो अपन लिखेंगे स्लोप इज इक्वल टू माइनस के। ठीक है, इस प्रकार से अपने को ग्राफ बनाने हैं। अब इसके बाद में अगले स्टेटमेंट की बात करते हैं अपन, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है वो 100% कंप्लीट होती है। इसके अलावा जो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, बाकी प्रकार की जो रिएक्शन होती है वो कभी कंप्लीट नहीं होती, 100% कंप्लीट नहीं होती, 97%, 98% तक कंप्लीट होती है, 100% कंप्लीट नहीं होती। लेकिन जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो 100% कंप्लीट होती है, और उसमें जो लगा टाइम है वो 2 हाफ लाइफ के इक्वल होता है। तो अपन यहाँ पे लिखा है 2 हाफ लाइफ आर रिक्वायर्ड फॉर 100% कंप्लीशन ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। तो अगर अपने को टी हाफ पूछे, तो टी हाफ का तो अपने पास फॉर्मूला ये है। अगर अपने को पूछे कि 80% खत्म होने में, रिएक्शन को 80% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, 60% होने में कितना टाइम लगा, तो उसके लिए अपने पास एक ट्रिक है। तो अपने को क्वेश्चन में क्या देगा, कि टी हाफ देगा, कि किसी रिएक्शन का टी हाफ है इतना, तो बताओ कि 60% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, सॉरी 50 नहीं, 50 तो टी हाफ हो गया, 40% या 75%, इस प्रकार से पूछेगा। तो उसका होता है कि टी एक्स, एक्स है कितना परसेंट, जैसे मान लो 80% है, यहाँ पे टी 80% लिखेंगे, इज इक्वल टू होता है 2x, 2 को गुणा करना है, जितना परसेंट आपको निकालना है, 2x टी हाफ बाई 100। अगर अपन बात करें 80% कंप्लीशन की कितना टाइम लगेगा, तो अपने पास मान लो कि टी हाफ का मान दिया है 50 सेकेंड। ठीक है। तो इससे अपन टी 80 का मान पूछे, तो ये रखना है टी 80 इज इक्वल टू 2 इंटू 80 इंटू टी हाफ है अपने पास 50 बाई 100, तो ये आ जाएगा 80 सेकेंड। इसी प्रकार अपने को 75% पूछे, तो एक्स की जगह 75 रखना है, और वैल्यू आएगी 1.5 टी हाफ। तो इस प्रकार से 75% यहाँ पे आ जाएगी इसकी टी 75%। ये जो ट्रिक है वो केवल और केवल जीरो रिएक्शन के लिए है, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ट्रिक नहीं है। तो फर्स्ट ऑर्डर जो जीरो रिएक्शन है इसमें होगा टी एक्स परसेंट इज इक्वल टू 2x टी हाफ बाई 100%। ये था अपना जीरो ऑर्डर रिएक्शन।